दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। चलिए फिर हम आज अपने ग्रुप डी की पहली क्लास शुरू करने जा रहे हैं, जो कि हम पूरी की पूरी ग्रुप डी का सिलेबस पूरा करेंगे इन एमसीक्यू क्वेश्चनों द्वारा और थ्योरी। सारा कुछ ऐसा आपको बताया जाए जो आपके दिमाग में फिट हो जाए। तो हमारा यही उद्देश्य रहेगा कि आपके सामने अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रस्तुत किया जाए, पेश किया जाए और आपको ऐसा समझाया जाए कि आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ जाए और ऐसी टिप्स बताई जाए एग्ज़ाम सेंटर पर क्वेश्चन देखते ही आपको समझ में आ जाए कि हाँ, ये क्वेश्चन हमने पढ़ा है और उसका उत्तर आप बिल्कुल सही देकर आएँ। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन के साथ। ये हमारी क्लास ज़्यादा बड़ी नहीं रहेगी, तो आगे-आगे करके धीरे-धीरे करके हम अपनी क्लास को बढ़ाते जाएँगे, मैराथन करेंगे, सारी तरह की क्लास पूरी करेंगे अपने ग्रुप डे की। ओके, तो हमारी ये पहली क्लास थोड़ी छोटी रहेगी, जो कि हमारी कैपेसिटी के हिसाब से चलेंगे। धीरे-धीरे अपना वो बढ़ाएँगे और लास्ट टाइम पे हम 2-2, 3-3 घंटे पढ़ा करेंगे लगातार। ओके, चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहली क्लास पर हम आपको नॉर्मली क्वेश्चन दे रहे हैं, जो कि आपको बिल्कुल रिवीजन टाइप रहेगा। छोटा से छोटा बच्चा इन क्वेश्चनों को जवाब देने में समर्थ रहेगा। छोटा से छोटा बच्चा कहने का मतलब जिनका पढ़ने में या शुरुआत हो रहा है, जो शुरुआत होता है वो एक बच्चा ही होता है कहने का मतलब। बाकी यहाँ तो सभी 18 का प्लस वाले होंगे। ओके, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान शब्द किस भाषा का शब्द है? मान लीजिए जैसे हिंदी भाषा होती है, उर्दू भाषा होती, संस्कृत भाषा होती, वैसे ही जीव विज्ञान किसी एक भाषा का शब्द है, वो हमें बताना है। क्या वह ग्रीक भाषा होगी या फ़ारसी होगी या लैटिन भाषा होगी या विज्ञान की भाषा होगी? मैं आपको बता दूँ विज्ञान की कोई इससे ताल्लुकात नहीं है और बात रही इन तीनों की, तीनों में तो फ़ारसी का भी कोई इससे संबंध नहीं है। बच्चे अब ये दो इन दोनों में आपको बताना है, डाउट इन्हीं दोनों में रहता है फाइनली दोस्त। मैं बताता हूँ अगर डाउट रहेगा किसी को तो इन्हीं लैटिन और फ़ारसी भाषाओं पर। तो मैं बता दूँ लैटिन बिल्कुल इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर है नंबर 1 ग्रीक। ग्रीक है जिस भाषा से हमने जीव विज्ञान शब्द को लिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हम अपने अगले क्वेश्चन को देखेंगे। जीव विज्ञान के पिता कौन हैं? जीव विज्ञान के पिता कौन हैं? ये हमें बताना है। ठीक है, पिता को जनक भी लिख देते हैं भाई, कहीं-कहीं पर जीव विज्ञान के जनक लिख देंगे। ये जनक एक पर्यायवाची है पिता का, ये भी बता दूँ मैं, तो इससे कोई घबराने की बात नहीं है। तो पहली बात रही थ्रियोफ्रस्टस, तो थ्रियोफ्रस्टस को मैं बता दूँ ये वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। ये किसके हैं? वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। ये तो नहीं है जी। रॉबर्ट हुक इन्होंने भाई पहली कोशिका की खोज की। ओके, अब बचे अरस्तू। तो अरस्तू हैं हमारे जीव विज्ञान के जनक, पितामह, फादर्स ऑफ जीव विज्ञान जीव विज्ञान में हिंदी से बोल दिया, बायोलॉजी। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारे देखिए जैसी क्लास रहेगी, हर क्लास पर आपको हर सब्जेक्ट का क्वेश्चन मिलेगा। ओके, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं, हर तरह का क्वेश्चन मिलेगा, कठिन से कठिन, आसान से आसान और फँसने वाला तो हर क्वेश्चन रहेगा किसी न किसी एग्ज़ाम पर। देखिए कोई ऐसा नहीं होता तो पूरा का पूरा क्वेश्चन फँस जाए। ओके, तो हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? अर्थव्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? देखिए यहाँ पर हर सब्जेक्ट का जनक होता है, हर क्षेत्र का जनक होता है। ओके, जब हर एक व्यक्ति के जनक होता है तो ये तो सब्जेक्ट है, तो ठीक है। अर्थव्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है ये हमें बताना है। कार्ल मार्क्स या हीरोडोटस लिख दिया मैंने। ठीक है, एडम स्मिथ या इनमें से कोई नहीं। तो कार्ल मार्क्स भी नहीं है भाई, हेरोडोटस भी नहीं है। आपका आंसर 3 के साथ जाएगा। एडम स्मिथ जो है भाई ये अर्थव्यवस्था का जनक है। एडम स्मिथ जो थे ये अर्थव्यवस्था के जनक थे। ओके, आगे बढ़ते हैं। पूंजीवादी अवधारणा का उदाहरण है।
पूंजीवादी अवधारणा का उदाहरण है। देखिए किस देश में पूंजीवादी व्यवस्था है ये हमें बताना है। तो भाई पाकिस्तान तो बिल्कुल नहीं इसका आंसर होगा, इसको सबसे पहले भगा दिया जाए इससे। ओके। और भारत देश में हमारे पूंजीवादी व्यवस्था नहीं है, उत्तर कोरिया में भी नहीं है। बचा हमारा अमेरिका, अमेरिका को यूएसए भी कहते हैं। ओके, यूएसए भी इसको कहते हैं। कहीं कहीं अगर यूएसए आ जाए तो आपको एकदम कंफर्म कर लेना है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बाजार अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। देखिए बाजार अर्थव्यवस्था में कैसा होता, माने बाजार में कैसी अर्थव्यवस्था होती है ये बताना है हमें। क्या वह समाजवादी होती है? कब कहोगे यहाँ सभी लोग रहते तो समाज पूरा सामान बेचने लेने जाता तो समाजवादी होगी ना जी। ये है एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। हमारा आंसर दूसरे के साथ जाएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है, मिश्रित भी नहीं होती। ओके, आगे बढ़ते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है? देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, एक बार हमने क्या जान लिया कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भाई बाजार में उपस्थित होती है। अब तो ये बाजार में जो उपस्थित होती है इसमें स्वामित्व कैसा होता है, सरकारी स्वामित्व होता है या निजी स्वामित्व होता है या सरकारी निजी दोनों स्वामित्व होता है, ये बताना है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हमारा होगा निजी स्वामित्व। क्या होगा? निजी स्वामित्व। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी स्वामित्व होता है, यानी एकल होता है निजी स्वामित्व। आगे बढ़ते हैं। किस अर्थव्यवस्था को प्रतिस्पर्धात्मक अर्थव्यवस्था का कहा जाता है? किस अर्थव्यवस्था को प्रतिस्पर्धात्मक अर्थव्यवस्था कहा जाता है, ये हमें बताना है। किस अर्थव्यवस्था को प्रतिस्पर्धात्मक अर्थव्यवस्था कहा जाता है? तो ये इसका भी आंसर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होगा। क्या होगा? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होगा इसका आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। ग्राहक संप्रभुता सर्वाधिक किस में होता है? ग्राहक संप्रभुता सर्वाधिक किस में होता है? तो ग्राहक संप्रभुता सर्वाधिक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होती है। आगे बढ़ते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था में किसी वस्तु के मूल्य का निर्धारण कैसे होता है? इसका आंसर आपको बिल्कुल बताना चाहिए, मांग और पूर्ति के आधार पर। देखिए जब किसी चीज़ की मांग होती है तभी उसका मूल्य निर्धारित होता है। मान लीजिए आप गए किसी चीज़ को खरीदने, मान लीजिए आप एक कार खरीद रहे हैं। ओके, एक कार खरीदने गए, एक कार खरीद रहे हैं, ठीक है, ये बन गई कार। जब इसको आप इसकी मांग करेंगे हमें एक कार चाहिए, तभी तो इसका मूल्य निर्धारित होगा, तब बताएगा वो इतने हज़ार की चाहिए, इतने लाख की है, तब इसका मूल्य निर्धारित होगा। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस शहर में एक बंदरगाह पाया जाता है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता में वह कौन सा शहर है जिसमें बंदरगाह पाया जाता है? तो वो लोथल है, सॉरी लोथल शहर है जिसमें बंदरगाह पाया जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 1948 में में अर्नेस्ट में के उल्लेख किया कि हड़प्पा शहर लोथल में जल निवासी अर्थव्यवस्थाओं के लिए नालियों को डॉट 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 ईंटों से बनाया गया। यानी कैसी ईंटें थी जिससे नालियाँ बनाई गई थी? क्या वह मिट्टी की ईंटें थी या बालू की ईंटें थी? बालू, बालू लिखा है वहाँ पर। पत्थर की ईंट थी या पक्की ईंट थी? तो सबसे बढ़िया फिट बैठता पक्की ईंट थी। ओके, तो हमारा आंसर हो जाएगा पक्की ईंटें थी। ओके, आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की किस शहर में विशाल स्नानागार था? स्नानघर था, विशाल स्नानघर, तो वह मोहनजोदड़ो में था। ओके, आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अफगानिस्तान में स्थित है? सोर्तुघई। निम्नलिखित में से कौन सा शहर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है? कोथल, लुम्बिनी, धोलावीरा, हम्पी। तो इसका आंसर होगा धोलावीरा।
हड़प्पा से संबंधित कौन है? धोलावीरा। ओके। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के लोगों को वर्तमान राजस्थान वाले क्षेत्र से कौन सी धातु मिली? मतलब जो उस टाइम पर खोज कर रहे थे वो राजस्थान के एक क्षेत्र पर कर रहे थे, तो वहाँ पर जब वो क्षेत्र पर खोज कर रहे थे हड़प्पा सभ्यता के अकॉर्डिंग, तो उन्हें वहाँ पर क्या मिला ये हमें बताना कि उन्हें आखिर वहाँ पर मिला क्या था, ये हमें बताना। तो क्या वहाँ पर लोहा मिला था? हाँ, लोहा का तो कहीं भी इसका उल्लेख नहीं है। एल्युमिनियम मिला था, इसका भी नहीं है। तांबा मिला था, बिल्कुल राइट आंसर होगा हमारा तांबा। हड़प्पा सभ्यता में मिला था तांबा, कैल्शियम भी नहीं मिली थी। तो आज की हमारी ये छोटी सी क्लास पूरी हुई। अगर आप क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और इसी तरह का अगर आप भी तैयारी करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने चलते हैं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, बाय बाय।